हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन फर्स्ट डोवर्नियर ट्रेड से, सेकंड है ऑक्टेव रूल एंड थर्ड क्या था लोथर-मेयर कर्व। तो वो सब सिंपल चीज, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? मेंडलीव क्लासिफिकेशन से। ओके, तो मेंडलीव ने जब क्लासिफिकेशन से हमें मेंडलीव क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन हमें स्टार्ट करना है। तो मेंडलीव ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर था। 63 एलिमेंट। तो 63 एलिमेंट को उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो 63 एलिमेंट्स को इन्होंने 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड में क्या किया? डिवाइड किया और सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। ओके, और सभी ग्रुप में जो रखा गया है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को सिमिलर के अकॉर्डिंग रखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएगा। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाएगा। जितने भी कंपाउंड थे सभी के बारे में उन्होंने बताया। ओके, अब इसमें इसीलिए कि इन्होंने एक फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोडिक्ट टेबल बनाया जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते। सारे चीजों को वेल मैनेज था, अच्छे से मैनेज किया था, अच्छे से सारे एलिमेंट को अरेंज किया था। इसीलिए फादर ऑफ प्रोडिक्ट टेबल मेंडलीव को बोला जाता है। ओके, क्योंकि इसने सारे एलिमेंट्स को जितना नोन था अच्छे से उनको अरेंज किया था। ओके, बट इसमें कुछ अचीवमेंट भी है मेंडल का और कुछ लिमिटेशन भी है जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम देखते हैं मेंडल की क्लासिफिकेशन में कुछ अचीवमेंट क्या क्या है। तो मेंडल के अचीवमेंट में फर्स्ट अचीवमेंट है यूज इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट। मतलब इस टेबल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सेकंड क्या है? यूजफुल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इस प्रोडिक्ट टेबल में न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्कवरी हो सकता है। इस एलिमेंट में स्पेस था कि न्यू एलिमेंट डिस्कवरी हो सकता था, ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। थर्ड क्या आता है? करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट। कुछ ऐसे एटम्स थे जिसके वेट के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करता था। तो ऐसे कुछ एटम्स थे, जैसे बेरिलियम को लेकर ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। बेरिलियम को ऐसा पहले से माना जाता था कि इसका जो मास है वो 13.5 है। ओके, जो किसके बीच में आना चाहिए? ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए बेरिलियम का, क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि बेरिलियम जो है ये ट्राइवैलेंट है। ओके, तो ट्राइवैलेंट है इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास होता है 4.5। तो ट्राइवैलेंट 3 से निकाल के ऐसे मास निकाला जाता था। तो मास जो होता था, मास बेरिलियम के इस कॉन्सेप्ट से इसका कितना आ रहा था? 13.5। बट ऐसा पहले ऐसा समझा जाता था, पर बाद में इस जब टेबल आया तो उसमें बताया गया कि जो मेंडलीव का जो टेबल है उसमें ये बताया गया था कि जो बेरिलियम है ये ट्राइवैलेंट नहीं, ये बाइवैलेंट होता है। तो बाइवैलेंट होने से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9 के आसपास एटॉमिक मास, जो किसके बीच में हो रहा है? ये लिथियम एंड बोरॉन के बीच में होता है। दैट मीन्स ये लिथियम एंड बोरॉन के बीच में क्या है? बेरिलियम। बट पहले समझा जाता था कि ये किसके बीच में? नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में है। बट नाइट्रोजन कार्बन के बीच में कोई स्पेस था ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम था बाद में ये शॉर्ट आउट हुआ। कब हुआ? जब ये मेंडलीव का क्लासिफिकेशन वाला प्रोडिक्ट टेबल आया, मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे बहुत सारे एटम्स थे, जैसे सीजियम, इसका भी प्रॉब्लम ऐसे ही प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया गया। यूरेनियम, ओके, इंडियम, तो ऐसे कुछ एलिमेंट थे जिसको बाद में करेक्शन किया गया इसी मेथड के बाद, इसी प्रोडिक्ट टेबल के बाद। ओके, लास्ट क्या है? स्पेस फॉर इनर्ट गैस। ओके, तो जब ये प्रोडिक्ट टेबल बना था उस टाइम एक भी इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो जब डिस्कवरी नहीं हुआ था किसी भी इनर्ट गैस का, तो इसीलिए उसने अलग से कोई टेबल नहीं बनाया था, इसके लिए अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाया था।
ओके, बाद में क्या किया गया, लास्ट में 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप के बाद में ऐड किया गया इनर्ट गैस को। तो अभी जो मेंडल पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, कुछ करेक्शन हुआ है, क्योंकि उसके बाद में अलग से एक ग्रुप बना के इनर्ट गैस को रखा गया है। बट जब इसने क्लासिफिकेशन किया था उस टाइम कोई भी इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये कुछ अचीवमेंट है मेंडलीफ का, बट इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या क्या है। चलो लिमिटेशन देखते हैं। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी इन हाइड्रोजन का पोजीशन। दैट मीन्स हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ये +1 भी शो करता है और -1 भी। तो इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। इसको उस ग्रुप में रखा गया जिसमें सब मेटल्स है, तो ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड क्या है, प्लेसिंग हेवियर एलिमेंट बिफोर लाइटर एलिमेंट। तो अगर आप देखोगे कहां पर, एक कॉपर एंड निकल में, कॉपर पहले आता है, निकल बाद में आता है। बट कॉपर का जो वेट है यानी मास है वो ज्यादा है, कितना है, ये 58.93 है, और निकल का होता है 58.69। तो देखो हैवियर वाला पहले आ रहा है, लाइटर वाला बाद में आ रहा है, तो ये एक लिमिटेशन है। पोजिशनिंग ऑफ आइसोटोप, तो इसमें आइसोटोप के लिए किसी भी टाइप का कोई स्पेस नहीं रखा था। ओके, जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऐसे हर एलिमेंट का मोस्टली आइसोटोप्स हैं, तो उनके लिए कोई पोजीशन इसमें नहीं रखा गया था। ओके, उसके बाद है इरेगुलर इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट को कंटिन्यू एक से दूसरे में जाओगे, एलिमेंट समटाइम्स सडनली इंक्रीज होता है, समटाइम्स स्लोली इंक्रीज होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फिर भी उनको एक ग्रुप में रखा गया है। ओके, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप में जैसे कोई एल्काली मेटल्स है। ओके, एल्काली, तो एल्काली जो मेटल है इसमें ऐसे मेटल्स को रखा गया है जिनके प्रॉपर्टी एल्काली मेटल से टोटली डिफरेंट है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज प्लेस्ड सेपरेटली। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका प्रॉपर्टीज तो सेम होता है, बस उनको अलग अलग रखा गया है। कौन कौन सा एलिमेंट है, प्लेटिनम एंड गोल्ड। इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है बट फिर भी इनको अलग अलग रखा गया है। उसके बाद क्या है, कॉपर एंड मरकरी। इन दोनों का भी प्रॉपर्टी सेम है बट फिर भी इनको अलग अलग रखा गया है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। राइट, नो प्लेस लेफ्ट फॉर इनर्ट गैस। उस पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं बनाया गया था। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशन है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बाद मोसले आए। मोसले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सारे एलिमेंट को 18 ग्रुप में और 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया, और जिस ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा उस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल एज वेल एज केमिकल वो सेम थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जैसे एक ग्रुप है फर्स्ट एल्काली मेटल्स का, तो एल्काली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसिसियम का 87। इन्होंने क्या किया, देखो यार इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 and 1, ये आ जाएगा 2, 8 and 1, ये आ जाएगा 2, 8, 8 and 1, ये आ जाएगा 2, 8, 8, 18 and 1, ये आ जाएगा 2, 8, 8, 18, 18 and 1, ये आ जाएगा 2, 8, 8, 18, 18
32 एंड 1। तो ये है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड कर दे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कुछ इस टाइप का आएगा। सबके लास्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, S में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सामने जो है नंबर चेंज होगा 1 2 3 4, तो इसको क्या करेंगे NS1। तो इसमें सारे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम टाइप का ही होगा। तो इसी बेस में उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। और ये जो नंबर आ रहा है कौन सा नंबर, ये जो 2 8 8 18 18 32 एंड 32, इस नंबर को उन्होंने बोला मैजिक नंबर। तो मोस्टली ने इस नंबर को क्या बोला, मैजिक नंबर। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट के बीच में ये इतना ही गैप होगा, इस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग गैप बनते जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना है, 8 गैप है, इन दोनों के बीच में 8 है, इन दोनों के बीच में 18, इन दोनों के बीच में 18 गैप है, इन दोनों के बीच में कितना है 32 गैप है। तो इसी टाइप का इसी नंबर के अकॉर्डिंग सारे जो एलिमेंट है ग्रुप में उसमें इसी नंबर के अकॉर्डिंग जो है गैप बना रहेगा। ओके, तो यही इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मोस्टली का प्रेडिक्टेबल है। इसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड में डिवाइडेड है। तो यहां पर जो मोस्टली ने अपना प्रेडिक्टेबल दिया उसने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। तो जितने भी एलिमेंट्स को उन्होंने मोस्टली ने सेट किया था वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। दैट मीन्स इसके पहले जो मोस्टली ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था, बट यहां पर जो अरेंज किया है मोस्टली ने, उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को उन्होंने सेट किया। टॉपिक है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लॉन्ग फॉर्म। तो लॉन्ग फॉर्म को किसने दिया था, बोर ने दिया था। इसने मोस्टली के प्रेडिक्टेबल टेबल को ही लिया और उसमें कुछ करेक्शन किया। इसमें भी टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड में डिवाइडेड है। तो जो बोर्ड ने जो लॉन्ग फॉर्म का प्रेडिक्टेबल बनाया उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कंटिन्यू क्या होगा 1 1 करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ओके, तो मेन जो बेस्ड है बोर्ड लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्टेबल में, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। दैट मीन्स सारे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका सेम है उनके प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, तो बोर्ड ने जब प्रेडिक्टेबल को क्लासिफाई किया था उस टाइम नेचर में 92 एलिमेंट नोन था। तो 92 एलिमेंट उस टाइम अरेंज किया गया था। उसके बाद जो अभी आप प्रेडिक्टेबल में देखते हो 1 on 8, तो बाकी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आर्टिफिशियल है, सिंथेसिस किया गया है। ओके, तो बोर्ड ने जो प्रेडिक्टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, तो 18 ग्रुप में से जो फर्स्ट है, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इन ग्रुप को उन्होंने बोला मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट और 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप है उसको उन्होंने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी क्या आता है, जैसे लेंथेनम और एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स को अलग से रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज। जो अलग अलग में रखा है, जिसको अलग रखा गया है, इसको हम एफ अलग एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो उनका नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। यानी लेंथेनम के बाद और एक्टिनाइट के बाद जो 14 एलिमेंट्स आता है, 14 एलिमेंट्स। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही आता है एक्टिनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज, इसलिए हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो मोस्टली और बोर के प्रेडिक्टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो तो सही है, सेम टू सेम है, बट इसमें बोर्ड ने एक चीज का इंट्रोड्यूस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस ग्रुप में सेम रहेगा उनके प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, जैसे लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ओके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नहीं लेना। हाइड्रोजन क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्लस भी शो करता है, +1 और -1 दोनों शो करता है। मतलब एल्काली मेटल्स के जैसा भी शो करता है प्रॉपर्टीज, और किसके साथ, और हैलोजन ग्रुप के तरह भी शो करता है। ये जो है नॉन मेटल है, तो मोस्टली जो इसका कैरेक्टर होता है वो हैलोजन ग्रुप के साथ सिमिलर होता है। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, नॉन मेटल है, और हैलोजन ग्रुप भी क्या है, नॉन मेटल है, तो उनके साथ प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पर बाकी जो है सब के सब क्या है, मेटल्स है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो क्या होगा, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम कैसा होगा, 1s2 एंड 2s में कितना है, 1 है। अब आते हैं सोडियम का, 1s2, 2s2, 2p कितना 6 एंड 3s में 1। अब आते हैं पोटेशियम में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें एक चीज क्या दिख रहा है कि लास्ट में देखो 2s में आया, 3s में आया, 4s में आया, आगे जाएगा 5s में, 6s में, ऐसा कंटिन्यू आएगा। ये आ जाएगा 5s में 1, यहाँ पर आ जाएगा 6s में 1, यहाँ आ जाएगा 7s में 1। दैट मीन्स लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है सारे एलिमेंट्स का इस ग्रुप में। दैट मीन्स इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम टाइप के प्रॉपर्टीज होगा। तो इसी बेस में पूरा जो प्रोडक्ट टेबल वो बेस्ड है। बोलने और चीज क्या बोला था कि जो कोई भी एटम है, एटम में जो ऑर्बिट है जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं, तो इस शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। n का मतलब नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, L, M, N, इस शेल का नेम है। K का मतलब जो नंबर है 1 है, L का 2 है, M का 3 है, N का 4 है। तो ये एक एक जो शेल है यहाँ पर, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले का शेल की बात करेंगे तो फर्स्ट शेल में अगर आप रखोगे n का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 2 into 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2। तो फर्स्ट वाले में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम। सेकेंड वाले शेल की बात करें 2 into n का वैल्यू कितना आ गया 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8, तो कितना आएगा 8। तो ऐसे करके हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट है ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट इतने मेटल्स इतना सॉफ्ट होता है कि नाइफ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। इतना सॉफ्ट होता है कि इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के मेटल्स को। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। ओके, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है नेचर के साथ। मतलब इसको हम ओपनली नहीं रख सकते, ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है। ये हो सकता है एयर में रखेंगे तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी किसी के साथ भी अगर कांटेक्ट में आते हैं तो सडनली क्या होता है, रिएक्शन कर लेते हैं। तो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। ओके, सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें आपने सुना होगा जो सोडियम है, इसको क्या होता है कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली सबसे ज्यादा बहुत फास्ट रिएक्ट कर लेता है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इवन ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस ब्लॉक एलिमेंट का, ये +1 एंड +2 होता है। फर्स्ट वाले जो ग्रुप है लिथियम वाले ग्रुप है उसमें सब के सब +1 देंगे और बेरिलियम वाले ग्रुप में +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद होगा ऑक्सीडाइज, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ओके, और दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो दूसरों को रिड्यूस करने वाले को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा गेन करेगा।
तो जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है बहुत ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा कंडक्टर होता है एस ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी और मेटेलॉइड्स भी प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है, जो एलिमेंट्स होता है मोस्टली कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं मोस्टली क्या होता है वेरिएबल, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, फिक्स नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट का, सबका अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है। ओके, द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्टली ऑफ द एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन के साथ कोई पी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं तो मोस्टली जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। ओके, द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट जनरली डिक्रीजेस डाउन ऑफ द ग्रुप। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, बट अगर हम अप टू डाउन जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल में पता है आपको कि अगर हम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। ओके, लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटम का साइज डिक्रीज होता है, बट अप टू डाउन जाओगे जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अगर हम मेटल का कैरेक्टर देखें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो मेटल का कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट अगर हम क्या करें अप टू डाउन जाए तो क्या होगा, मेटल का कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पूरे के पूरे मेटल्स होते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सेकंड क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो जब कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा हमेशा कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और एक कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, लेकिन जितने भी कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे सब कलर्ड होगा। राइट, उसके बाद क्या है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या कहते हैं, वेरी करता है, चेंज होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में +1 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 to +6 ये होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। ओके, अब ये जो कंपाउंड होते हैं जनरली पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। राइट, उसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देगा बट उसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज, उसके बाद क्रोमियम, प्लेटिनम, वेनेडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है बट इसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं होता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां पर है, डी ब्लॉक के अंदर आता है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट इसको अलग रखा गया है, बट एक डी ब्लॉक के अंदर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो सीरीज है उनको अलग से रखा गया है, बट इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है, बट इनको अलग से रखा गया है, सो इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलेंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, बहुत ही हैवी मेटल, जितने मेटल होगा सब हैवी मेटल होता है। ओके, और ये मेटल जो होता है जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली इस ग्रुप में मोस्टली जो होता है वो +3, हालांकि अलग ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं, अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बट मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो +3 होता है इस ग्रुप का। इस ग्रुप के एलिमेंट अगर कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो कंपाउंड जनरली कलर्ड कंपाउंड होगा।
इस एलिमेंट में मोस्टली अगर हम बात करें एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड सीरीज के मोस्टली जो एटम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो खुद से रेडिएशन को एमिट करे। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से मैक्सिमम जो होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट समझते हैं बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एटम लिख रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, उसके बाद सोडियम 11, एल्युमिनियम 13, उसके बाद है सिलिकॉन या फिर सल्फर। ओके, सल्फर कितना है, 16। तो अगर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग देखिए 2 and 5, 2 and 6, 2 and 8 and 1, ओके, देन ये हो जाएगा 2 and 8 and 3, 2 and 8 and 6। बैलेंसी का मतलब होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी। तो देखो अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32 कंप्लीट होना है। तो अगर इसको 8 वाला कंप्लीट है तो कितना चाहिए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना होगा, गेन करना होगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन का बैलेंसी कितना हो गया, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी 8 होगा, इसका कितना आ गया, 2, बैलेंसी 2 है। सोडियम का 1 ही लूज कर सकता है तो बैलेंसी कितना आ गया, 1। एल्युमिनियम 3 लूज कर सकता है, दैट मीन्स बैलेंसी आ गया 3। सल्फर 2 गेन करेगा तो बैलेंसी कितना आ गया, 2। ओके, अब आते हैं यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में, ओके, यानी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर में कितना है, 5, तो ये 5 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 6 आउटर में है, सोडियम का आउटर में 1 है, एल्युमिनियम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर में 6 है। तो आउटर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज। तो अगर हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ग्रुप वाइज डाउन ऑफ द ग्रुप इंक्रीज होता है। बट अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, जैसे लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, तो अगर हम इसी लाइन पे चले एक ही पीरियड में, ओके, तो इसमें कंटिन्यू ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये क्या होता है, एक ही ग्रुप में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, कहां से, लेफ्ट से मैं जाऊं राइट की ओर, तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। ओके, क्या रीजन है डिक्रीज होने का, तो देखो यहाँ पर लिथियम है, ओके, लिथियम दैट मीन्स क्या है, 2 and 1 है, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7। इसका मतलब देखो ये फर्स्ट वाला ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, सेकेंड वाले में कितना है, 1 है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले में तो 2 है, सेकेंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, थर्ड में देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, सेकेंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। फोर्थ में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लास्ट में कितना जा रहा है, ये फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज यहां पर 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो क्या होता है, चार्ज कंटिन्यू बढ़ेगा और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
जिससे क्या हो जाता है, ये जो साइज है ये धीरे धीरे क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। अगर हम कहा चले, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है। ओके, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है सेम शेल में, इसलिए क्या होगा, अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट अगर हम अप टू डाउन जाएं, अप टू डाउन तो ऑर्बिट बढ़ जाएगा, दैट मीन्स साइज क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ेगा। दैट मीन्स साइज क्या होगा, छोटा से बड़ा बनते रहेगा। ओके, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज डाउन ऑफ द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑर्बिट ही इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्बिट बढ़ जाएगा इसीलिए। ओके, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एटम का रेडियस भी क्या होगा, एटम के रेडियस भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, बट अप टू डाउन इंक्रीज होगा। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। तो अगर आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो अगर हम डाउन ऑफ द ग्रुप जाएंगे, ओके, डाउन ऑफ द ग्रुप जाएंगे तो आयन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर हम इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे तो आयन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बट अगर हम बात करें पर्टिकुलर पीरियड की, ठीक है, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जा रहे हैं आगे, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्टेट कंप्लीट किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 किया, इसने 3 किया, इसने 4 किया, इसने 3 को एक्सेप्ट किया, इसने 2 को किया, इसको 1 किया अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका साइज उतना ही स्मॉल हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया, कार्बन ने। इसका मतलब है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सीरीज में देखें लिथियम से फ्लोरीन तक, ओके, एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो सभी में अगर इस ग्रुप में हम इस पीरियड में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज है, बट अगर हम आयनिक रेडियस देखें, सभी ने इलेक्ट्रॉन किसने किया 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2, इसने 3, इसने 4, नाइट्रोजन ने 3 गेन किया, ऑक्सीजन ने 2, फ्लोरीन ने 1। तो देखो सबसे ज्यादा जो एटम का रेडियस हो किसका है, ये नाइट्रोजन का। क्यों है, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ओके, सबसे ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। ओके, और जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका साइज उतना ही स्मॉल है। तो सबसे ज्यादा स्मॉल किसका है, ये कार्बन का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। दैट मीन्स जितने भी मेटल्स होता है सब पॉजिटिव चार्ज का होता है। ओके, राइट। सेकेंड, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होता है। दैट मीन्स मेटल क्या हो गया, सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, जो भी 1, 2, 3, 4 ओके चार्ज होगा, राइट, एन नंबर ऑफ चार्ज होगा मेटल्स में। सेकेंड क्या है, ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जितने भी मेटल्स है सब क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, वो शाइन करते हैं। ओके, मेटल्स शाइन करते हैं। मेटल जो होते हैं लस्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल का बहुत हाई होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ये भी हाई होगा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होगा, हाई होगा, राइट। तो ये क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अगर हम नॉन की प्रॉपर्टी बोलेंगे जस्ट मेटल के उल्टा होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये जितने भी नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसमें चार्ज क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं।
ओके, ये बैड कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसका डिक्रीज होता है। ओके, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका कम होता है। मेटलॉइड्स का मतलब जिसमें मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता क्या है? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, ओके, आइसोलेटेड गैसियस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। जैसे सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 एंड 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ओके, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसमें से इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम किस में आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में। ओके, इसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो आउटर मोस्ट शेल से एनर्जी रिलीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। जैसे क्लोरीन, ओके, क्लोरीन माइनस में आ जाता है। कब आएगा माइनस में? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, उस ड्यूरेशन में आउटर मोस्ट शेल से एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। ओके, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लूज करता है वो कौन है? क्लोरीन है। सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के ड्यूरेशन में। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का या फिर अपने साइड अट्रैक्ट करने का, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करता है।